दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर के MCQ जो आपके RBC एंड CBSE बोर्ड एग्जाम 2021 में आने के मैक्सिमम चांसेज है। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो कंप्लीट यहाँ पर डिपेंड होगा MCQ पर चैप्टर नंबर 11 से। और इन MCQ को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आपका चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर पूर्ण रूप से उसका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। अगर अभी तक आपने LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट से। तो देखिए पहला सवाल क्या है यहाँ पर, CH3OCH3 का सामान्य नाम एवं IUPAC नाम क्या है। मतलब यहाँ पर आपको ईथर दिया है। ईथर का मतलब भी आप ईथर को कैसे प्रदर्शित करते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ईथर का जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रदर्शन करते हो आप ROR के द्वारा। तो ROR को आप क्या बोलते हो, ईथर बोलते हो। जब भी आप इसका IUPAC नामकरण करते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं एक R को अलग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं R डे से, और इस R डेस में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है, अधिक है किसकी तुलना में, R की तुलना में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ऐसा एल्किल समूह है जिसके पास कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो, आप उसको तो क्या बोलोगे, एल्किल समूह बोलोगे। कौन सा समूह बोलोगे, एल्किल समूह है। और इस वाले एल्किल समूह में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, कम है कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे इस वाले एल्किल समूह में। लेकिन जो ये दूसरा वाला R डेस है, मतलब ये भी क्या है, एक्चुअल में एल्किल समूह है, लेकिन ये अलग मैंने क्यों प्रदर्शित किया, क्योंकि आप इसको क्या बोलोगे, एल्केन बोलोगे। जब भी आप इसका IUPAC नामकरण करोगे तो R डेस को आप क्या बोलोगे, एल्केन। और कौन से एल्किल समूह को एल्केन बोलोगे, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होगी। तो जिस एल्किल समूह में कार्बन परमाणु की संख्या अधिक हो उसको आप एल्केन बोलोगे, और जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम हो आप उसको क्या बोलोगे, एल्किल समूह बोलोगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी आप ईथर का IUPAC नामकरण करते हो, तो ईथर का IUPAC के अंदर जब भी नामकरण करते हो तो क्या नामकरण होता है ईथर का IUPAC में, एल्कोक्सी एल्केन। कीप इट इन माइंड, क्या नामकरण होगा, एल्कोक्सी एल्केन। यही एक्चुअल में किसका नामकरण होता है, ईथर का IUPAC में नामकरण होता है। एल्केन का तो आपको पता चल गया कि जिस एल्किल समूह में कार्बन परमाणु की संख्या अधिकतम होगी उसको एल्केन बोलोगे। अब यहाँ पर ये रह गया एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी का मीनिंग क्या है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये ध्यान रखना, एल्कोक्सी किसको बोलोगे, ऑक्सीजन को एल्किल समूह के साथ कंबाइन करके। कौन से एल्किल समूह के साथ कंबाइन करना है, जिस एल्किल समूह में कार्बन परमाणु की संख्या कम हो। तो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला जो एल्किल समूह है, इन दोनों को मिलाकर आप क्या बोलते हो, एल्कोक्सी बोलते हो। कौन सा समूह बोलोगे, एल्कोक्सी समूह बोलते हो। अगर एक कार्बन का है तो मिथॉक्सी बोल दोगे, और दो कार्बन का है तो इथॉक्सी बोल दोगे। अब जो आपको गिवन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कौन सा था, CH3OCH3। तो यहाँ पर देखिए दोनों एल्किल समूह में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक कार्बन परमाणु है। तो आप किसी को भी क्या बोल सकते हो, एल्केन। तो मान लीजिए अगर मैंने इसको एल्केन बोल दिया तो इसको ऑक्सीजन के साथ इसको कंबाइन करके क्या बोलूंगा, एल्कोक्सी। कितने कार्बन का एल्कोक्सी है, एक कार्बन का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, मेथॉक्सी। और इसको क्या बोलोगे, एल्केन। एक कार्बन का एल्केन कौन सा होता है, मीथेन होता है। तो इसका IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा इस वाले का, मिथॉक्सी मेथेन। तो ये होता है ईथर का नामकरण करने का तरीका IUPAC में। और जब भी बात करते हो सामान्य नामकरण की, तो सामान्य नामकरण में क्या बोलते हो, एल्किल ईथर बोलते हो। क्या बोलते हो, एल्किल ईथर बोलते हो। अगर दोनों एल्किल समूह एक समान है तो उसको क्या बोल दोगे, डाई एल्किल ईथर बोल दोगे। अगर दोनों समूह अलग अलग है तो आप उसको क्या बोलोगे, एल्किल ईथर बोलते हो। तो यहाँ पर देखिए
CH3OCH3 मीनिंग जो आपको गिवन एग्जांपल है ये, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन CH3 के साथ कंबाइन होकर क्या बन गया, मिथॉक्सी। ए कार्बन को क्या बोल दोगे, मीथेन, तो इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मेथेन। तो यहाँ पर देखिए आपको जो चारों ऑप्शन है उसमें आईयूपीएसी नामकरण देखिए, तो दो ऑप्शन में मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर आपका 3 दोनों में क्या है, मिथॉक्सी मीथेन गिवन है। लेकिन साथ में पहले कौन सा पूछा है, सामान्य, और सामान्य में अभी मैंने क्या बोला, जब दोनों एल्किल समूह एक समान हो तब सामान्य नामकरण क्या होता है, डाई एल्किल ईथर होता है। अगर दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न हो तो फिर वहां पर क्या बोलते हो, एल्किल ईथर। यहाँ पर पहला वाला भी एल्किल समूह मिथाइल है, दूसरा वाला भी कौन सा है, मिथाइल है, तो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। तो अब ऑप्शन यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, पहले वाला ऑप्शन देखिए डाई मैथिल ईथर, ये तो सामान्य नामकरण, और आईपीसी में क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन का है, तो डाई एथिल ईथर नहीं होगा। डाई एथिल ईथर कौन सा होता है, तो डाई एथिल ईथर में C2H5 O देन C2H5। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जब एक एल्कोहल सांद्र H2SO4 से क्रिया करता है तब निर्मित मध्यवर्ती, ये इंपोर्टेंट है, इंटरमीडिएट है, वो कौन सा बनता है, जब एल्कोहल है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो उस वाली कंडीशन में कौन सा मध्यवर्ती बनता है। तो रिएक्शन को मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं किस टाइप से एक्चुअल में यहाँ पर रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर देखिए, एल्कोहल जैसे मैंने कोई भी इथेनॉल ले लिया, CH3 CH2OH, ये हो गया इथेनॉल, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल है तो क्या प्रदान करेगा, H+ प्रदान करेगा, और इस H+ आयन को क्या करेगा, ऑक्सीजन वो ग्रहण कर लेगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा किसका, एल्कोहल का। तो पहली स्टेप में एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटोनीकृत एल्कोहल का निर्माण होता है, और प्रोटोनीकृत एल्कोहल का निर्माण इस टाइप से होगा, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर है यहाँ से क्या किया है, डोनेट किया है। और ये H+ एक्चुअल में कहां से आया है, सल्फ्यूरिक अम्ल ने क्या प्रदान कराया है, H+। ये होती है स्टेप नंबर 1 जिसमें क्या होता है, प्रोटोनीकृत एल्कोहल का निर्माण होता है। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, ये जो प्रोटोनीकृत एल्कोहल है यहां से किसका निर्माण होगा, मध्यवर्ती का निर्माण होगा। अब देखिए मध्यवर्ती किस प्रकार से बनेगा, तो स्टेप नंबर 1 की एंडिंग कहां पर हुई थी, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन देन हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है वो उतने ही ऋणात्मक आवेश को सहन कर सकता है, और जो तत्व कम विद्युत ऋणी होता है वो उतना ही धनात्मक आवेश को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। अब अपन जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो कैसा तत्व होता है, विद्युत ऋणी तत्व होता है। तो ऑक्सीजन विद्युत ऋणी तत्व है तो कौन से आवेश को सहन कर सकता है, ऋणात्मक आवेश को। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आवेश आ रहा है, धनात्मक आवेश। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से स्टेबल होने के लिए H2O के रूप में यहां से क्या हो जाएगा, अवशिष्ट समूह के रूप में बाहर चला जाएगा। सीन देखिए क्या सीन बनेगा, यहाँ पर इस वाले बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन वो कहां पर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की ओर। और देखिए यहाँ पर रिएक्शन में क्या सीन बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इस वाले बंध का निर्माण 2 इलेक्ट्रॉन से था, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था। लेकिन जैसे यहाँ पर ये अवशिष्ट समूह के रूप में बाहर जाएगा जल के रूप में, तो ऑक्सीजन इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर जाएगा। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की। तो कार्बन के ऊपर कितना धनात्मक आवेश आ जाएगा, एक धनात्मक आवेश आ जाएगा। कार्बन के ऊपर धनात्मक आवेश आ गया तो आप इसको क्या बोलते हो, कार्बोधनाइन बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो, कार्बोधनाइन। और ये जो कार्बोधनाइन है वो एक्चुअल में क्या होता है, मध्यवर्ती होता है, इंटरमीडिएट होता है। तो सवाल यही था आपका। तो दूसरी स्टेप में किसका निर्माण होता है, मध्यवर्ती कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। और प्रथम स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनीकृत एल्कोहल का निर्माण होता है। तो यहां पर आपसे सवाल यही पूछा था, जब एल्कोहल सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करता है तब निर्मित मध्यवर्ती, तो निर्मित मध्यवर्ती कौन सा हो जाएगा, कार्बोधनाइन का निर्माण हो जाएगा। कौन सी स्टेप में बनता है, स्टेप नंबर 2 में निर्माण होता है कार्बोधनाइन का। और स्टेप नंबर 3 एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मैकेनिज्म के लिए बता देता हूं। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपका कार्बोधनाइन है CH3 CH2 पॉजिटिव, तो इस वाले कार्बोधनाइन से क्या होगा,
एल्कीन का निर्माण होगा। और एल्कीन का निर्माण कैसे होगा उसको अंडरस्टैंड करवा देता हूं। स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो लास्ट वाली स्टेप में क्या होगा, डी प्रोटोनीकृत मतलब वी प्रोटोनेशन होगा। तो ये वाला जो प्रोटोन है इस वाले बॉन्ड पर शिफ्ट कर जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या सीन बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। और यहां पर क्या आ गया, CH2 मतलब निर्माण किसका हो गया, एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप अम्ल का उपयोग करते हो तो अगर प्रथम स्टेप में H+ का अगर क्या हो रहा है, योग हो रहा है, तो तीसरी स्टेप में क्या होता है, वापिस से H+ का क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, अवशिष्ट समूह के रूप में बाहर चला जाएगा। मतलब यहां से क्या हो जाएगा, डी प्रोटोनेशन हो जाएगा, वी प्रोटोनीकरण हो जाएगा। मतलब जो प्रोटोन है यहां से बाहर चला जाएगा। तो ये 3 स्टेप मैकेनिज्म होती है एक्चुअल में एल्कोहल के विक्रिया जब भी सांद्र H2SO4 के साथ संपन्न करते हो। तो ये वाली प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली के अंदर देखिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनोल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर बनता है। मतलब यह किसकी रिएक्शन है, एक्चुअल में फिनोल की रिएक्शन है। और फिनोल की कौन सी रिएक्शन है, ये कपलिंग रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, युग्मन रिएक्शन है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर अभिक्रिया होती है। सांद्र H2SO4 किसका काम करता है, निर्जलीकारक का काम करता है। मतलब जब भी सांद्र H2SO4 आता है तो ये किसको बाहर निकाल सकता है, जल के अणु को बाहर निकाल सकता है। अभिक्रिया किसकी है, फिनोल, और फिनोल के साथ कौन है, थैलिक एनहाइड्राइड है। अब सबसे पहले इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे एक्चुअल में थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है। तो संरचना ध्यान से देखिए, बेंजीन वलय है, थैलिक अम्ल है, मीनिंग ऑर्थो पोजीशन पर थैलिक एनहाइड्राइड बोला है। तो ये स्ट्रक्चर होती है आपके थैलिक एनहाइड्राइड की। एनहाइड्राइड में क्या होता है, जो 2 कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O है, एक ऑक्सीजन के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। तो ये एक्चुअल में किसकी स्ट्रक्चर है, ये है आपका थैलिक एनहाइड्राइड। अब थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया किसके साथ है, फिनोल के साथ। तो ये देखिए अब अभिक्रिया में भाग कौन लेगा, यहां से फिनोल। तो यहां पर मैं बना देता हूं फिनोल। फिनोल क्या होता है, एरोमेटिक वलय से कौन जुड़ा रहता है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है। यहां पर भी एक और फिनोल का अणु बनाएंगे। तो ये एरोमेटिक वलय, और एरोमेटिक वलय से किसको जोड़ दिया, फिनोल को मैंने अटैच कर दिया। अब ध्यान क्या रखना कि जब भी इस प्रकार की विक्रियाएं होती है तो फिनोल का जो पैरा स्थिति पर जो हाइड्रोजन है वो अत्यधिक क्या होता है, सक्रिय होता है। और यहां पर आपको विक्रिया में क्या बोला है, किसकी उपस्थिति में विक्रिया है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में विक्रिया है। तो ये लीजिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया सांद्र H2SO4। और अभी मैंने आपको हिंट दिया कि जो सांद्र H2SO4 मतलब जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है ये एक्चुअल में क्या होता है, निर्जलीकारक होता है। मतलब क्या करेगा, जल के अणु को बाहर निकालता है। अब देखिए जल का अणु किस प्रकार से यहां से बाहर निकलेगा, एक ऑक्सीजन तो आ जाएगा आपके थैलिक एनहाइड्राइड से और 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे आपके फिनोल से। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो 2 हाइड्रोजन कौन से हटाने हैं, OH वाले नहीं हटाने, आपको पैरा स्थिति से हटाने हैं। क्योंकि पैरा स्थिति क्या होती है, अत्यधिक सक्रिय होती है। तो यहां से बाहर कौन चला गया, जल का अणु बाहर चला गया। मतलब कौन बाहर चला गया, -H2। अब देखिए संरचना किस प्रकार की बनेगी यहाँ पर। तो ये तो लीजिए आपका जो थैलिक एनहाइड्राइड की संरचना बना रहा हूं मैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या अटैच था आपका कार्बन। और ये लीजिए कार्बन यहाँ पर क्या था, द्विबंध। लेकिन ये ऑक्सीजन तो इन हाइड्रोजन के साथ बाहर चला गया। कार्बन के कितने बंध तोड़े, 2। और इन दोनों फिनोल के कार्बन के कितने कितने बंध टूटे, 1-1 बंध। तो यहाँ पर संरचना इस प्रकार से बन जाएगी। मतलब यहाँ पर भी क्या अटैच हो जाएगा, फिनोल अटैच हो जाएगा। तो ये लीजिए यहाँ पर भी OH आ गया, और इस वाले पर भी कौन अटैच हो जाएगा, आपकी फिनोलिक रिंग क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। तो ये संरचना बनती है आपकी जब थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया फिनोल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न करती हो। तो यहां पर इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फिनोप्टेलिन। इंपोर्टेंट ये, इसका नाम क्या होता है, फिनोप्टेलिन, जो कि क्या होता है, सूचक का काम करता है। अनुमापन जब आप करते हो अम्ल क्षार अनुमापन, तो उसमें किसका काम करता है, ये सूचक का काम करता है। मतलब अभिक्रिया के संपूर्ण होने या अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, सूचक होता है। ये तो क्या हो गया, फिनोल था, बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा हुआ था, मतलब क्या था, ये फिनोल। और इस वाली संरचना को क्या बोला था, थैलिक एनहाइड्राइड बोला था। ये वाली संरचना कौन सी है, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड।
तो ये होता है आपके पास थैलिक एनहाइड्राइड और यहाँ पर क्या बनेगा, फिनोप्थिलीन बनेगा। तो आंसर मिल जाएगा अब आपको यहाँ से, क्या बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, मीनिंग किसका निर्माण हो जाएगा, फिनोप्थिलीन का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से पिक्रिक अम्ल है, तो इनमें से आपको क्या पहचानना है, पिक्रिक अम्ल को पहचानना है। कैसे पहचानोगे पिक्रिक अम्ल को, तो इसके लिए मैं आपको इंपोर्टेंट रिएक्शन होती है फिनोल की वो मेंशन करवा देता हूं। फिनोल के अंदर है वो एरोमेटिक वलय उपस्थित है, मतलब बेंजीन वलय उपस्थित है। और मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा रखा है कि जब भी बेंजीन वलय किसी भी यौगिक में आ जाती है तो वो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ये प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए फिनोल की अभिक्रिया जब भी आप क्या करवाते हो, अभिक्रिया को मेंशन कर रहे हो। क्वेश्चन को देखिए एक बार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल का आपको बस केवल नामकरण पूछा है कि कौन सा पिक्रिक अम्ल होता है। तो ये तो एक्चुअल में क्या हो गया आपके पास, फिनोल हो गया। पिक्रिक अम्ल बनता कैसे वो बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पर जब भी आप किसका यूज करोगे, सांद्र एंचोनो3 का यूज कर लोगे, ये इंपोर्टेंट है। सांद्र एंचोनो3 मतलब नाइट्रिक एसिड प्लस सांद्र H2SO4 मतलब क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इन दोनों का मिश्रण का उपयोग करते हो तो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा, जो फिनोल वलय है उसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर आबंधित हो जाएगा, नाइट्रो आकर क्या हो जाएगा, आबंधित हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में फिनोल में इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आबंधित क्यों होता है, क्योंकि फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर कौन सा आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश आता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही पर कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां पर आक्रमण करेगा, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। और ये जो संरचना बनी है आपके पास, इसी को आप कौन सा अम्ल बोलते हो, पिक्रिक अम्ल बोलते हो। ये किसकी संरचना है, पिक्रिक अम्ल की संरचना है। नामकरण देखोगे तो यहाँ पर फिनोल वाली को 1 नंबर, ये 2, 3, 4, 5 और 6 कौन से प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं, नाइट्रो। कौन कौन सी स्थिति पर है, एक 2 पर है, एक 4 पर है और एक 6 पर है। तो इसी का आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा, 2, 4, 6। कितने नाइट्रो है, 3। तो क्या बोलोगे, ट्राई नाइट्रो। और यहाँ पर बेंजीन से ON जुड़ा हो तो इसको क्या बोलते हो, फिनोल। तो एक्चुअल में जो पिक्रिक एसिड है उसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल होता है। तो यहाँ पर अब देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, मीनिंग ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पिक्रिक अम्ल के लिए। नेक्स्ट वाला देखिए, आइडोफोरम परीक्षण देने वाला यौगिक है, मीनिंग इनमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जो आइडोफोरम परीक्षण प्रदान करता है। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है क्या, कि आइडोफोरम परीक्षण है केवल आपके वे यौगिक प्रदान कर सकते हैं जिनमें क्या उपस्थित हो। यहाँ पर मैं इसके लिए आपको शॉर्ट बता देता हूँ। आइडोफोरम परीक्षण के लिए या तो आपके पास एल्कोहल है, तो एल्कोहल ऐसा होना चाहिए कि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उससे क्या जुड़ा होना चाहिए, मेथिल समूह जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये क्या कर सकता है, आइडोफोरम टेस्ट वो प्रदान कर सकता है। दूसरी संरचना कौन सी ऐसी है जो आइडोफोरम परीक्षण है वो प्रदान कर सकती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी कार्बोनिल यौगिक को C डबल बॉन्ड O वाला और इससे कम क्या जुड़ा होना चाहिए, एक मेथिल समूह है। तो ये 2 ही ऐसे यौगिक है जो कौन सा टेस्ट प्रदान करते हैं, आइडोफोरम टेस्ट परीक्षण प्रदान करते। तो पहला वाली संरचना देखिए, CH3 CH2 CO, मैंने कार्बोनिल आ गया, इधर भी CH2 और इधर भी CH2, तो मतलब ये आइडोफोरम परीक्षण नहीं देगा। ऑप्शन नंबर 2 एल्कोहल है, लेकिन एल्कोहल में मैंने क्या बोला कि एल्कोहल वही आइडोफोरम परीक्षण प्रदान करेगा जिसमें जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से क्या जुड़ा होना चाहिए, एक मेथिल समूह है। अगर आप इसकी संरचना बनाओगे तो देखो संरचना किससे बनेगी, CH3 2 CH2 की, एक कार्बन से OH और इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन 2 क्या है, मेथिल समूह है। मतलब आपको तो एक ही मेथिल समूह चाहिए, तो यहाँ पर कितने 2, तो मतलब ये कौन सा परीक्षण देगा, आइडोफोरम परीक्षण देगा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर 3 में देख लीजिए, C डबल बॉन्ड इधर कौन जुड़ा हुआ है, CH2 इधर कौन जुड़ा हुआ है, C6H5 मेथिल समूह नहीं आया, तो ये भी परीक्षण नहीं देगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, OH इस वाले कार्बन से तो जुड़ा है, लेकिन ये वाला कार्बन आगे किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से। अगर CH3 से जुड़ा होता डायरेक्ट कौन सा परीक्षण देता, आइडोफोरम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में अपन को डील करवाया है आपकी बार ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में किया जाता है। मतलब ऐसे कौन से एल्कोहल है जिनका विभेद करने के लिए आप
लूकास अभिकर्मक का प्रयोग कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट थिंग है कि लूकास अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। तो आंसर देखिए, प्राथमिक एल्कोहल का भी विभेद कर सकता है, द्वितीय का भी कर सकता है, तृतीय का भी कर सकता है। इनमें से सभी तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मीनिंग ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूकास अभिकर्मक के द्वारा सभी प्रकार के मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का क्या कर सकते हो, विभेदन कर सकते हो। अब लूकास अभिकर्मक क्या होता है ये मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं। लूकास अभिकर्मक में होता है सांद्र HCl, इंपोर्टेंट इसका कॉम्बिनेशन पूछ लेता है कई बार, सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में जो लूकास अभिकर्मक है उसका संयोजन किस प्रकार से होता है। तो लूकास अभिकर्मक में क्या होता है, सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड होता है और निर्जल जिंक क्लोराइड होता है, निर्जल ZnCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एल्किल हैलाइड को शुष्क Ag2O के साथ गर्म करते हैं तब यह बनाता है, ये इंपोर्टेंट अभिक्रिया, इसको मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको आपको लर्न करना है कि जब भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ है, शुष्क Ag2O। ये नाम इंपोर्टेंट है यहाँ पर शुष्क, अगर यहाँ पर नम आ जाता तो अभिक्रिया की थीम ही चेंज हो जाती और जो बनने वाला उत्पाद है वो भी क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो ये लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं रिएक्शन को। एल्किल हैलाइड का मीनिंग क्या होता है, RX होता है। जब भी आपको ये बोल देता कौन सा, अगर नम Ag2O बोल देता, ध्यान से समझना, नम Ag2O, तो नम Ag2O का मतलब भी क्या होता है, और आप इसको कैसे मेंशन कर सकते हो, AgOH से प्रदर्शित कर सकते हो, AgOH से। तो जैसे अगर नम Ag2O बोले या फिर AgOH बोले तो यहां से रिएक्शन की क्या थीम बनती, यहां से ये हेलोजन और यहां से कौन चला जाता, Ag। यहां से सिल्वर है वो क्या हो जाता, रिमूव हो जाता। तो देखिए अभिक्रिया की क्या थीम बनेगी यहां पर, आप इसी इसको मैं मेंशन करता हूं। जब भी आपको क्या गिवन है, ये बात कब की कर रहा हूं मैं, जब आपको नम Ag2O गिवन है तो नम Ag2O बोल दो, अदरवाइज आप इसको क्या बोल सकते हो, AgOH बोल सकते हो, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के रूप में रहता है ये। तो यहाँ पर क्या सीन बनेगा एक्चुअल में कि यहाँ से तो ये हेलोजन और यहाँ से ये सिल्वर, ये यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या उत्पाद बन जाएगा आपके पास, ROH, मतलब क्या बन गया, एल्कोहल, और साथ में क्या बन जाएगा, AgX बन जाएगा। मतलब निर्माण किसका हो रहा है आपके पास, एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। लेकिन एल्कोहल का निर्माण कब हो रहा है, जब आपने कौन सा Ag2O यूज किया है, नम Ag2O का यूज किया है। अगर मान लीजिए वह अभिक्रिया में आपको शुष्क बोल देता, तो यहां पर देखिए मैं पहला वाला एल्किल हैलाइड और इसकी संरचना बना देता हूं मैं Ag2O की संरचना। तो ऑक्सीजन, इधर भी सिल्वर आ गया और इधर भी कौन आ गया, सिल्वर आ गया। तो ये हो गया Ag2O। और जब भी शुष्क बोलता है तो शुष्क में आपको ध्यान रखना है ये इसी फॉर्म के अंदर अभिक्रिया करेगा, मतलब AgOH की फॉर्म के अंदर इसका अस्तित्व नहीं होगा, कब, शुष्क के अंदर। तो यहाँ पर 2 सिल्वर है तो एल्किल हैलाइड भी आपको कितने लेने पड़ेंगे, 2 अणु लेने पड़ेंगे। तो ये लीजिए मैंने दूसरा अणु किसका ले लिया, एल्किल हैलाइड का। अब अभिक्रिया को समझिए, जैसे ये अभिक्रिया होगी क्या सीन बनेगा यहाँ से, तो अभिक्रिया के अंदर ये सिल्वर है वो किसके साथ चला गया, हेलोजन के साथ, और इस साइड से भी ये सिल्वर किसके साथ चला जाएगा, हेलोजन के साथ। तो यहां पर देखिए क्या बन जाएगी, 2 मोल तो किसके बन गए, AgX के। ये R किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन आगे किससे जुड़ जाएगा, R से। तो यहां पर क्या सीन हो रहा है आपको कि जब भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क Ag2O के साथ संपन्न करवा रहे हो तो मुख्य उत्पाद कौन सा बन रहा है, ईथर बन रहा है। ROR को क्या बोलते हो, ईथर। और साथ में सह उत्पाद की बात करोगे तो 2 मोल किसके बन गए, AgX के बन गए। तो इंपोर्टेंट रिएक्शन बनती है कि जब भी शुष्क आ जाता है तब ईथर का निर्माण होता है, और जब भी एल्किल हैलाइड के साथ नम Ag2O आता है तो किसका निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ये AgOH क्यों लिखा है मैंने, इसको भी आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं, क्योंकि यहाँ पर मैंने Ag2O नहीं लिखकर क्या लिखा है, AgOH। तो देखिए रिएक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर AgOH, तो इसको अंडरस्टैंड कीजिए। ये लीजिए यहाँ पर Ag2O है तो मैं इसको मेंशन कर देता हूं Ag2, Ag, और यहां पर भी क्या आ गया, Ag। रिएक्शन नम बोला तो नम का मीनिंग यहां पर कौन प्रेजेंट होगा, नम का मीनिंग यहां पर प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, मीनिंग H2O। ये आपस में क्या करेंगे, कंबाइन होंगे। तो यहां पर देखिए कितने Ag है, 2 Ag, 2 ही क्या है ऑक्सीजन और 2 ही क्या है हाइड्रोजन। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास, 2 मोल ऑफ
AgOH। तो इसीलिए मैंने जहां पर भी नम Ag2 आता है तो वहां पर एक्चुअल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड मीनिंग AgOH पार्टिसिपेट करता है। किस प्रकार से निर्माण हुआ है वो भी मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। अब आप इजीली आंसर प्रदान कर सकते हो। जब एल्किल हैलाइड शुष्क शब्द आया है, शुष्क आते ही कौन सा बनेगा, ईथर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, शुष्क। अगर यहाँ पर नम आता तो नम आने के बाद में कौन सा करेक्ट होता है, फिर एल्कोहल का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है वो मैंने आपको मैकेनिज्म में अंडरस्टैंड करवा दिया। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर कौन सा उत्पाद आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से एक्चुअल में रिएक्शन होगी, क्लोरोबेंजीन बना लेता हूं मैं। तो ये लीजिए आपका क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से कौन अटैच है, Cl। क्यूप्रस ऑक्साइड बोला और किसके साथ अभिक्रिया करा रही है, अमोनिया के साथ। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया NH2H मीनिंग NH3 बोल दीजिए, अदरवाइज NH2H। तो यहाँ पर क्या बना दिया, अमोनिया। और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस ऑक्साइड मीनिंग Cu2O की उपस्थिति में। तो यहाँ पर आपने हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी पढ़ रखा है कि जो हेलो एरीन होता है वो सामान्यतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन जब भी मान लीजिए एलिवेटेड कंडीशन आ जाती है, मतलब अधिक तापमान आ जाता है, अधिक दाब आ जाता है, किसी विशिष्ट उत्प्रेरक का यूज कर लेते हो, तो उस वाली कंडीशन में जो हेलो एरीन होता है वो कौन सी अभिक्रिया प्रदान करवा देता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ से क्या सीन क्रिएट होगा कि ये जो NH2 है ये आक्रमण करेगा आंशिक धनावेश वाले कार्बन पर और यहाँ से हेलोजन की अवशिष्ट समूह है हैलाइड के रूप में बाहर चला जाएगा। तो देखिए क्या सीन बन जाएगा, जहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ था वहां पर कौन जुड़ जाएगा, NH2 आबंधित हो जाएगा और ये क्लोरीन अवशिष्ट समूह के रूप में किस फॉर्म में बाहर जाएगा, Cl- और यहाँ पर कौन है, H+। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, HCl सह उत्पाद का। तो आपसे यही पूछा था उत्पाद क्या बनता था। तो बेंजीन के ऊपर जब भी NH2 समूह सीधे आबंधित होता है आप इसको बोलते हो एनिलीन बोलते हो। क्या नाम होता है इसका, एनिलीन। तो आंसर मिल जाएगा आपको यहां से। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। तो क्या बनेगा, एनिलीन का निर्माण हो जाएगा, मीनिंग ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम आपके आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2021 मतलब 2021 के अंदर ये सवाल आया था, ईथर को एल्यूमिना पर 653 केल्विन ताप पर प्रवाहित करने पर बनने वाला उत्पाद है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि जब भी ईथर की अभिक्रिया एल्यूमिना पर 653 केल्विन ताप मतलब क्या है, अधिक तापमान है, तो उत्पाद क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, मीनिंग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अभिक्रिया किस प्रकार से होती है वो अभिक्रिया भी मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं। ईथर की जब भी बात आती है तो आपको डाई इथाइल ईथर कंसीडर करना है, CH3 CH2 ऑक्सीजन, CH2 CH3 इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर। और यहां पर आप इस अभिक्रिया की कंडीशन देखिए 653 केल्विन ताप है। तो ये ताप का इंपोर्टेंस है यहाँ पर कि 653 केल्विन अगर तापमान आपने यूज कर लिया, साथ में एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो एल्यूमिना होता है ये भी क्या होता है, निर्जलीकारक होता है, ये भी जल के अणु को क्या करेगा, बाहर कर सकता है। तो यहाँ से देखिए निर्माण किसका हो जाएगा, 2 मोल तो बन जाएगी आपके एथीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में बाहर कौन चला जाएगा, H2O क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। कैसे जाएगा, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से क्या आ जाएगा, इस वाले बॉन्ड पर शिफ्ट होगा, मीनिंग सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। और ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक। ऋणात्मक आवेश से कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। सेम कहानी इस वाले कार्बन के साथ होगी, मतलब यहां से भी एक CH बॉन्ड, इस टाइप से अंडरस्टैंड करवाने के लिए बता रहा हूं। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, O पर वापिस ही नेगेटिव आ गया तो H इसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ये अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बताया कि किस प्रकार से एथीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर निर्माण किसका होगा, एथीन मीनिंग एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, तो एथीन में क्या है, द्विबंध उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, फिनोल क्लोरोफॉर्म
प्लस 4 मुख्य उत्पाद। तो यहां पर यह पूछा कि जब भी फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ और क्षार की उपस्थिति में संपन्न कराते हैं तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। तो इसके लिए भी देखो किस टाइप से अंडरस्टैंड करना है, तो इसके लिए आपको मैं मेंशन करवा देता हूं। ये तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए हिंट हो गया। दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए हिंट देखिए, फिनोल। फिनोल का मीनिंग क्या होता है? फिनोल का मीनिंग है कि बेंजीन वलय से डायरेक्ट आबंधित कौन होता है? हाइड्रोक्सिल समूह। और sp2 कार्बन से आबंधित है तो आप इसको क्या बोलते हो? फिनोल बोलते हो। फिनोल के अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का मीनिंग क्या हो गया? CHCl3, इसको बोलते हो क्लोरोफॉर्म। और साथ में क्या बोला है? क्षार। तो क्षार का कौन सा यूज करो आप? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो यहाँ पर इसके कितने मोल काम में आएंगे? 3 मोल काम में आएंगे किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब देखिए यहाँ पर क्या बनाना आपको, ये वाला फिनोल तो एजिड रहेगा, मीनिंग बेंजीन वलय से कौन आबंधित रहेगा? हाइड्रोक्सिल समूह क्या रहेगा? आबंधित रहेगा। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पर जो निर्माण होगा वो किसका निर्माण होता है? सैलिसिल एल्डिहाइड का। ऑर्थो स्थिति पर कौन सा समूह आपको अटैच करना है? फॉर्मिल समूह। और फॉर्मिल समूह का मतलब क्या होता है? CHO समूह को क्या बोलते हो? फॉर्मिल समूह बोलते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार की उपस्थिति में हो तो किसका निर्माण होता है? सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसका एक्चुअल में नाम क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड, ये इसका एक्चुअल में नामकरण होता है। सैलिसिल एल्डिहाइड होता है ये वाला। और साथ में देखो सह उत्पाद क्या बनेगा? इधर से 3 क्लोरीन, इधर से 3 सोडियम, क्या बन जाएगा? 3 मोल किसके बन जाएंगे? NaCl के। और साथ में सह उत्पाद में क्या बन जाएगा? जल के अणु बन जाएंगे। तो ये वाला एक्चुअल में क्या होता है? अभिक्रिया होती है जिसमें निर्माण किसका हो रहा है? सैलिसिल एल्डिहाइड का। तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा आपको। फिनोल है, क्लोरोफॉर्म है, क्षार की उपस्थिति है तो मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा? सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। मीनिंग ऑप्शन नंबर की ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से बनेगा वो मैंने आपको अभिक्रिया के थ्रू समझा दिया। नेक्स्ट देखिए, सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद है। तो पहले तो आपको ये संरचना आनी चाहिए। सैलिसिल एल्डिहाइड में क्या होता है? फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर CHO जुड़ता है। सैलिसिलिक अम्ल में एक्चुअली में क्या होता है? फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर COOH को जोड़ना है। अब देखिए इजी हो जाएगा आपके लिए बिल्कुल ही ये। तो यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं सैलिसिलिक अम्ल, अलग कलर से इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये लीजिए सैलिसिलिक अम्ल। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं सैलिसिलिक अम्ल में क्या होता है? ये फिनोल लीजिए और फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर कौन सा समूह जोड़ना है आपको? COOH मीनिंग कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ना है। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ है? सोडा लाइम के साथ है। अभिक्रिया किसके साथ है? सोडा लाइम के साथ। और आपको ये ध्यान रखना है कि सोडा लाइम एक्चुअली में क्या होता है? सोडा लाइम का मीनिंग ये होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है और साथ में कौन होता है? NaOH। इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हो आप? सोडा लाइम बोलते हो। और सोडा लाइम को ये की काम आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कि ये जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, उस कार्बोक्सिलिक अम्ल से CO2 को क्या कर देता है? डिसअपियर कर देता है। लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक है ना, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से किसको हटा देगा? CO2 को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो सोडा लाइम के साथ जैसे अभिक्रिया होगी तो देखो उत्पाद क्या बन जाएगा? ये वाला आपके पास फिनोल था और यहाँ से ऑर्थो स्थिति से देखो CO2 तो बाहर चला गया, मतलब यहाँ से कौन आबंधित हो गया? हाइड्रोजन। मतलब निर्माण किसका हो जाएगा? फिनोल का निर्माण हो जाएगा। तो आपको तो बस डायरेक्ट फंडा ध्यान रखना है क्या कि जब जब सोडा लाइम आता है तो सोडा लाइम एक ही वर्क करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के CO2 को यहाँ से क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर निर्माण किसका हुआ है? फिनोल का निर्माण हुआ है। तो देखिए अब आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद कौन सा हो जाएगा? फिनोल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? फिनोल का। अभिक्रिया अभी आपने राइट डाउन करके देख ली किस प्रकार से फिनोल का निर्माण हो रहा है। और इसका एक्चुअल में नाम क्या होता है? इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल, ये आपको पता होना चाहिए। सैलिसिल एल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला है और सैलिसिलिक अम्ल का क्या फॉर्मूला है। अगर फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर CHO आबंधित हो तो होता है वो सैलिसिल एल्डिहाइड, और फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर COOH समूह उपस्थित हो तो कौन सा होता है? सैलिसिलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ संपन्न कराने पर उत्पाद बनता है। तो यहां पर देखिए एल्कोहल मेंशन कर देता हूं मैं। तो एल्कोहल क्या होता है?
H, ये हो गया एल्कोहल। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है आपको? एल्कोहल की अभिक्रिया करवानी है आपको PCl5 के साथ, मीनिंग फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो ये देखिए PCl5 की संरचना कैसे अरेंजमेंट करना है, PCl Cl और यहाँ पर 3 क्लोरीन और अटैच कीजिए, क्योंकि पेंटाक्लोराइड है तो फॉस्फोरस से कितने क्लोरीन अटैच होंगे? 5 क्लोरीन अटैच होंगे। अब बॉन्ड का ब्रेकडाउन किस टाइप से करना है ये अंडरस्टैंड कीजिए, ये वाला R और ये वाला बॉन्ड ब्रेकडाउन कीजिए, और इधर से ये वाला H और इस वाले Cl का बॉन्ड को क्या कीजिए? ब्रेकडाउन कीजिए। क्या क्या उत्पाद आपको देखने पर मिलेगा अभिक्रिया में? तो देखिए यहाँ पर RCl के साथ कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन कर लिया? RCl प्लस यहाँ पर फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन के साथ 3 क्लोरीन के साथ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? POCl3, और साथ में और क्या बनेगा? इधर से हाइड्रोजन और इधर से क्लोरीन कंबाइन होकर किसका निर्माण हो जाएगा? HCl का। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है? एल्किल क्लोराइड, अदरवाइज आप इसको क्या बोल सकते हो? क्लोरो एल्केन। एल्किल क्लोराइड अदरवाइज क्लोरो एल्केन। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लोरो तो दिया हुआ लेकिन एल्किन ये रॉन्ग हो गया, क्लोरो एल्किन नहीं है, ये क्लोरो एल्केन है। डाइक्लोरो 2 क्लोरीन है ही नहीं, तो ये वैसे रॉन्ग हो गया। डाइक्लोरो एल्केन, एल्केन तो बन रहा है लेकिन डाइक्लोरो नहीं है, मोनोक्लोरो है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पाद क्या बनेगा? क्लोरो एल्केन बनेगा। और किस प्रकार से क्लोरो एल्केन बना है ये मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में क्या बोला? निम्नलिखित में से फिनोल में सबसे प्रबल है, मतलब यहां से आपसे प्रबल अम्ल पूछा है, मतलब ये जो भी आपको मेंशन किया है इन वाले फिनोल में आपको क्या किसको सिलेक्ट करना है? प्रबल अम्ल को सिलेक्ट करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फिनोल की अगर ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले समूह आबंधित होते हैं, तो फिनोल की अम्लता में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आपको मेंशन किया है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल, और जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें ओनली कौन सा है? फिनोल। एक में क्या करना है? ओनली आपको क्या रखना है? फिनोल रखना है, नाइट्रो नहीं है। तो ये आपको ऑप्शन गिवन है जिसमें फिनोल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, पैरा नाइट्रोफिनोल है और पैराक्लोरोफिनोल है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है जो सबसे ज्यादा प्रबलतम अम्लीय होगा। तो प्रबलतम अम्लीय होने के लिए मैंने क्या बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह है वो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या होनी चाहिए? उपस्थित होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप पहले वाले के अंदर आप ऑप्शन के अंदर अगर यहाँ पर देखेंगे तो किस प्रकार से चेंज है? ऑर्थो और नाइट्रोफिनोल, लेकिन फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर नाइट्रो जुड़ा हुआ है। मेटा नाइट्रोफिनोल मेटा स्थिति पर नाइट्रो है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और डी वाला कौन सा? पैराक्लोरोफिनोल। तो क्लोरो का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग जो इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का जो प्रभाव है वो क्या होता है? कम होता है नाइट्रो की तुलना में। और यहाँ पर आप इसको और कॉम्प्लिकेट बनाओ तो यहाँ पर क्या मेंशन कर सकते हो? पैरा मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा? मेटा वाला की जो अम्लीयता उतनी ज्यादा होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेटा जो स्थिति है वो कभी भी अनुनाद में भाग नहीं लेता है, क्योंकि मेटा स्थिति पर जब आप अनुनादी संरचनाएं बनाओगे तो मेटा स्थिति पर न तो धनात्मक आवेश आता है न ही ऋणात्मक आवेश आता है फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में। अब 2 रह गए, पहला वाला तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और दूसरा सी वाला कौन सा है? पैरा नाइट्रोफिनोल। तो आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पैरा नाइट्रोफिनोल है इसकी अम्लीयता ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मीनिंग पैरा नाइट्रोफिनोल वो क्या होता है? प्रबलतम अम्लीय होता है। नेक्स्ट देखिए, विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है। तो मीनिंग आपको ये ध्यान रखना है कि विक्टर मेयर परीक्षण है वो तीनों एल्कोहल है किस प्रकार से प्रदर्शित करती है। तो इसके लिए मैं आपको हिंट प्रोवाइड करता हूं। तो देखिए विक्टर मेयर मेथड में क्या होता है? आपके पास 3 एल्कोहल, एक तो 1 डिग्री एल्कोहल होता है, सेकंड वाला कौन सा होगा? 2 डिग्री एल्कोहल होगा, द्वितीयक एल्कोहल बोलते हो, और एक एल्कोहल कौन सा होता है? तृतीयक एल्कोहल होता है, 3 डिग्री आरओएच। बात किसकी कर रहे हो आप? विक्टर मेयर की बात कर रहे हो। कौन से परीक्षण की बात कर रही हो? विक्टर मेयर मेथड की बात कर रहे हो। तो ये मैंने मेंशन कर दिया विक्टर मेयर विधि। तो कौन कौन सा एल्कोहल है जो प्रदर्शित करता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्राथमिक एल्कोहल है ये विक्टर मेयर विधि के द्वारा इसका विभेदन किया जा सकता है, द्वितीय का किया जा सकता है, लेकिन 3 डिग्री जो एल्कोहल है वो विक्टर मेयर विधि प्रदान नहीं करता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको मैंने ट्रिक भी बताई, कौन कौन से कलर प्रोवाइड करते हैं? आरबीसी से ध्यान रख लेना, आरबीसी। 1 डिग्री जो एल्कोहल है कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? रेड कलर। यहाँ पर लाल रंग उत्पन्न होगा लास्ट में विक्टर मेयर का टेस्ट कराओगे। तो 2 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ पर कौन सा रंग उत्पन्न होता है? नीला रंग उत्पन्न होगा।
जब विक्टर मेयर परीक्षण के अंदर आप इसका टेस्ट करोगे तो द्वितीयक एल्कोहल है कौन सा रंग प्रदान करेगा लास्ट में, नीला रंग। और जो 3 डिग्री है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। मतलब जो 3 डिग्री एल्कोहल है वो विक्टर मेयर परीक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको एल्कोहल को पहचानना है कि कौन सा 3 डिग्री है, वही विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है। तो पहला वाला देखेंगे C2H5, ये प्राथमिक एल्कोहल है, मतलब 1 डिग्री है, तो ये विक्टर मेयर देगा। सेकंड वाला देखिए CH3 2 CHOH, तो ये कौन सा एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, नहीं ये भी क्या करेगा, विक्टर मेयर परीक्षण देगा। ऑप्शन नंबर डी CH3 CH2 CH2OH, ये भी कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ये भी कौन सा परीक्षण देगा, विक्टर मेयर देगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए CH3 का थ्राइस COH, मीनिंग ये वाला कौन सा एल्कोहल है, ये वाला एल्कोहल है 3 डिग्री एल्कोहल है, और 3 डिग्री एल्कोहल है, विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है, मीनिंग ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में इथेनॉल तथा सांद्र H2SO4 की क्रिया द्वारा किसी भी अवस्था में निम्न में से कौन प्राप्त नहीं होता है। तो ये जब आप इसकी मैकेनिज्म देखोगे कि इथेनॉल तथा सांद्र जो H2SO4 है इसकी अभिक्रिया होती है और एल्कीन का निर्माण होता है, या फिर अगर मान लीजिए आपने तापमान कम रखा तो किसका निर्माण हो जाएगा, ईथर का निर्माण हो जाएगा। तो इसकी जो अभिक्रिया की मैकेनिज्म क्रिया विधि से पता चलता है कि वहां पर कौन कौन से उत्पाद आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको हिंट के लिए बता देता हूं मैं, एल्कोहल की अभिक्रिया अगर सांद्र H2SO4 के साथ अधिक तापमान पर है तब तो एल्कीन बनता है, और एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ निम्न तापमान पर है, मतलब तापमान 333 से 343 केल्विन है, तो फिर वहां पर किसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए एल्कीन का निर्माण होता है, मतलब ये तो उत्पाद बनेगा, C2H4 एल्कीन है। ऑप्शन नंबर डी ये क्या है, ईथर, मतलब ईथर का भी क्या होगा, निर्माण होगा। अब यहाँ पर ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्राप्त नहीं होता है, कौन सा नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिए एल्कोहल और एल्कोहल के साथ कौन है, सांद्र H2SO4 है, तो इनके मध्य अभिक्रिया होकर ये बन सकता है। तो अम्ल का क्या बन सकता है, डेरिवेटिव बन सकता है, मतलब इसका भी निर्माण होगा। तो फिर कौन सा रह गया, ऑप्शन नंबर ए, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड का निर्माण कभी भी नहीं होता है, कौन सी विधि के द्वारा, जब आप एल्कोहल के अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ संपन्न कराते हो। तो यहाँ पर यही पूछा था इस वाली प्रॉब्लम में, किसका निर्माण नहीं होगा, तो ये जो एसिटेल्डिहाइड है CH3CHO, इसका निर्माण नहीं होता है। बाकी डिटेल आपको अगर जानकारी चाहिए इसकी तो आपको LCP केमिस्ट्री अब यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में एल्कोहल फिनोल ईथर की प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर वीडियो सीन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए एल्कोहल का सामान्य सूत्र है, तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र है वो किस प्रकार का होता है, तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1O। तो ये वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, मीनिंग ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, करेक्ट होता है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र यही, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एल्कोहल का सामान्य सूत्र है वो क्या होता है, CnH2n+1O, मीनिंग ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर, CnH2n+1O, ये क्या होता है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास में 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।